हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जीके विद मी। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे दिसंबर 2023 के कंप्लीट मंथ का करंट अफेयर। ये क्लास आपके सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहने वाली है। फिर चाहे आप चंडीगढ़ का कोई एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, इसके साथ साथ मान लो DSSB का भी एग्ज़ाम होगा, उसमें जनरल अवेयरनेस जो है वो आपके 15 मार्क्स की दी गई है। ठीक है, वहाँ पर भी ये इक्वली इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसे अब HCS का एग्ज़ाम है तो उसके लिए भी ये क्लास इक्वली इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसके अलावा किसी भी स्टेट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रही है, सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी ये क्लास इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है, तो आप इस क्लास को जरूर देखिएगा और लास्ट तक देखेंगे तो ये आपके लिए बहुत यूजफुल भी रहेगी। इसमें सभी इंपॉर्टेंट और यूजफुल क्वेश्चंस मैंने ऐड किए हैं, तो आप इस क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आपको इनकी PDF चाहिए तो आप एग्जाम फैक्ट अकेडमी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आपको ये जो PDF है वो देखने को मिल जाएंगी, बट PDF पेड रहेंगी। अगर किसी को चाहिए है तो वो वहाँ से परचेज कर सकता है। ठीक है, तो अब स्टार्ट कर देते हैं यहाँ पर दिसंबर 2023 का करंट अफेयर। तो यहाँ पर ये आपका मंथली रहने वाला है। इससे पहले मैंने आपको सितंबर का कंप्लीट करंट अफेयर, अक्टूबर का, नवंबर का और अब ये हमारा दिसंबर का कंप्लीट करंट अफेयर रहने वाला है। इसके अलावा मैंने टॉपिक वाइज करंट अफेयर भी पढ़ा रखा है और प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिसने भी नहीं देखी है वो चेक कर सकता है। तो यहाँ मैंने लिखा है BSE के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। BSE मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, इसके नए अध्यक्ष बने हैं प्रमोद अग्रवाल। इन्होंने अपना जो पदभार है वो 17 जनवरी 2023 से संभाल लिया है, यानी कि ये जो है इसके अध्यक्ष बन चुके हैं। अगर हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात करते हैं तो बॉम्बे ये जो स्टॉक्स वगैरह होते हैं, स्टॉक मार्केट होती है, ये उससे रिलेटेड है और सबसे पुरानी आपकी ये स्टॉक एक्सचेंज है। ये आपसे स्टैटिक जीके में भी पूछा जा सकता है। इसकी अगर हम स्थापना की बात करते हैं तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 9 जुलाई 1875 को हुई थी। अगर इसके हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर आपके और कहीं नहीं, मुंबई में है। ठीक है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो जाता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। BSE का मतलब है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? प्रमोद अग्रवाल बने हैं। और अगर हम इसके हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। अब हम सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, वाराणसी में दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर सर्ववेद महामंदिर का उद्घाटन किसने किया है? तो ये उद्घाटन कहाँ पर किया गया? सबसे पहली बात तो वाराणसी में किया गया है। पहला पॉइंट तो आपको यही याद रखना है। इसके बाद आपको याद रखना है मेडिटेशन सेंटर। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर है सर्ववेद महामंदिर, उसका उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो वो वाराणसी में हुआ है। किसके द्वारा उद्घाटन किया गया? तो PM मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। अगर हम इसके इनॉग्रेशन की बात करते हैं तो इनॉग्रेशन भी कहाँ पर हुआ है? वाराणसी में हुआ है। जो ये मंजिल है, ये 7 मंजिला सेंटर बनाया गया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। 7 स्टोरी बिल्डिंग है ये। यहाँ पर एक समय में 20,000 से ज़्यादा जो भगत है वो क्या कर सकते हैं? अपना ध्यान लगा सकते हैं, यानी कि यहाँ पर मेडिटेशन कर सकते हैं। तो इसमें से आपके ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट सेंटर कहाँ पर बनकर तैयार हुआ है? तो कॉर्पोरेट सेंटर जो है वो सबसे बड़ा सूरत में बनकर तैयार हुआ है। सबसे बड़ा मॉडर्न सेंटर है फॉर डायमंड एंड ज्वेलरी बिजनेस के लिए, यानी कि आपके ज्वेलरी से और इसके साथ साथ जो डायमंड वगैरह होता है उन सब चीज़ों से रिलेटेड है। इससे बड़ा अमेरिका का पेंटागन सेंटर था, यानी कि अब ये हमारा सबसे बड़ा सेंटर बन चुका है। इससे पहले जो अमेरिका था, अमेरिका का पेंटागन सेंटर जो था वो डायमंड एंड ज्वेलरी का वर्ल्ड का सबसे बड़ा सेंटर था, लेकिन अब कहाँ पर हमने इसे स्थापित किया है? सूरत में स्थापित कर दिया है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष पद्म भूषण प्राप्तकर्ता का 86 वर्ष की एज में निधन हो गया है। इनका नाम क्या था? तो अगर हम इनके नाम की बात करते हैं तो इनका नाम था डॉक्टर V मोहिनी गिरी। इनका भी हाल ही में निधन हो चुका है। तो सबसे यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये आपको याद रखना है। राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष पद्म भूषण प्राप्तकर्ता का 86 की एज में निधन हो गया है। इनका नाम क्या था? डॉक्टर V मोहिनी गिरी था। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, कुछ क्वेश्चन ना ऐसे होते हैं जो सिर्फ आपको एक ही पॉइंट पर याद रखने होते हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके डिटेल्स भी हमारे लिए पढ़नी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो जिनके डिटेल्स पढ़ना इंपॉर्टेंट है मैंने उनकी डिटेल लिखी है, जिसके बारे में बस आपको थोड़ा बहुत जानना जरूरी है उसके लिए एक ही पॉइंट लिखा है। तो यहाँ लिखा गया है श्रीलंका में भारत के नए उच्चायुक्त कौन बने हैं, तो इनका नाम है संतोष झा। कौन सा शहर भारत का पहला AI शहर बनेगा? आपको पता है आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो आप देखते होंगे बहुत ज्यादा इसका यूज होने लगा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से वॉइस, इमेजेस, पिक्चर्स कुछ भी हम कर सकते हैं, ठीक है। कुछ भी चीज़ों को अपग्रेड किया जा सकता है। आपने बहुत सारी रील्स देखी होंगी जो बेस्ट एग्जाम्पल बताती हैं AI का, ठीक है। तो ये श्रीलंका, यहाँ पर कौन सा शहर पहला, भारत का पहला AI शहर बनेगा, तो ये आपका लखनऊ है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। आपको ये जो AI से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे ये आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब इसके अगर हम उद्देश्य की बात करते हैं तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए एक संपन्न केंद्र बनाया गया है। कृत्रिम बुद्धि यानी कि AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी यानी कि जो आपकी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, अनुसंधान सेंटर और शैक्षणिक संस्थानों को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, यानी कि इन सबको आपस में जोड़ना है ताकि नवाचार को क्या किया जा सके, बढ़ावा दिया जा सके, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो AI सेंटर कहाँ पर बनेगा? लखनऊ में बनेगा। भारत का पहला AI शहर होगा, ये सेंटर नहीं पूरा का पूरा सिटी होगा। 20th फीफा वर्ल्ड कप 2023 किस फुटबॉल क्लब ने जीता है? तो मैनचेस्टर सिटी ने इसे जीत लिया है। इसका आयोजन सऊदी अरेबिया में हुआ था और ये 20th नंबर के फीफा वर्ल्ड कप था। इसके बाद ये क्वेश्चन भी आपका उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना AI वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। अमित शाह ने देश के पहले साइबर सिक्योरिटी सेंटर का उद्घाटन कहां पर किया है? तो ये चंडीगढ़ में किया गया है। इस सेंटर को जाना जाता है सैनकॉप्स के नाम से, CENCOPS, कॉप्स, ठीक है, सैनकॉप्स के नाम से जानते हैं। और ये जो है साइबर सुरक्षा सेंटर को देश के जितने भी राज्य हैं उन सबसे जोड़ा जाएगा और ये साइबर सिक्योरिटी इन सब चीजों से रिलेटेड काम करने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व भारती के शोधकर्ताओं ने खोजे गए नए बैक्टीरिया का नाम किसके नाम पर रखा है? आपको पता है ये विश्व भारती यूनिवर्सिटी जो है ये डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा स्थापित की गई थी। ये यहाँ पर बच्चों को पर्यावरण से जोड़कर पढ़ाते थे, कोई ऐसा बंदिश नहीं थी, मतलब क्लासरूम टाइप में यहाँ नहीं पढ़ाया जाता था, बच्चों को एनवायरनमेंट से जोड़कर, प्रकृति से जोड़कर पढ़ाया जाता था। तो विश्व भारती के जो शोधकर्ता है उनके द्वारा एक नया बैक्टीरिया खोजा गया है। ये किसके नाम पर इसका जो नाम है, ये जो नया बैक्टीरिया मिला है इसका नाम इन्होंने किसके नाम पर रखा है? रविंद्रनाथ टैगोर जी के नाम पर रखा है। इसके बाद है, भारत में इजराइल के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो रियोन अज़ार जो हैं ये क्या बन गए हैं? भारत में इजराइल के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। इजराइल की कैपिटल की बात करते हैं तो जेरूसलम जो है वो इजराइल की कैपिटल है। भारतीय नौसेना में युद्धपोत की कमान संभालने वाली पहली महिला अफसर कौन बनी है? तो इनका नाम है प्रेरणा देवस्थली। तो भारतीय नौसेना में युद्धपोत की कमान संभालने वाली पहली महिला अफसर बनी है, इनका नाम क्या है? प्रेरणा देवस्थली है। मूल रूप से मुंबई की रहने वाली हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ICICI बैंक के ED के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है संदीप बत्रा। अगर ICICI बैंक की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1999 में होती है और अगर हम इसके हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। ये क्वेश्चन बस आपको एक बार रीड कर लेना है। इसके बाद है, गणतंत्र दिवस समारोह 2024 के मुख्य अतिथि के रूप में किस देश के प्रेसिडेंट आए? ये मैं आपको कंप्लीट पढ़ाऊंगी रिपब्लिक डे, तो चैनल के साथ बने रहिएगा। और चैनल को अगर मान लो आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कंप्लीट रिपब्लिक डे देखने को मिलेगा, बजट देखने को मिलेगा आपको इस चैनल पर। इसके साथ साथ जैसे अब यहाँ पर जो जनवरी के महीने में भारत रत्न अवार्ड दिया गया, पद्म भूषण, विभूषण, पद्मश्री अवार्ड्स दिए गए, उसके ऊपर कंप्लीट डिटेल से वीडियोस देखने को मिलेंगी जो आपके हर एग्जाम में पूछी जाती हैं और आपके मतलब आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो आपने ज्वाइन नहीं किया है चैनल को तो आप ज्वाइन कर लीजिए। तो गणतंत्र दिवस समारोह 2024 में मुख्य अतिथि के रूप में किस देश के प्रेसिडेंट आए हैं? तो ये आपके फ्रांस के प्रेसिडेंट जो थे वो यहाँ पर प्रेजेंट हुए थे 26 जनवरी को।
फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन। ठीक है, तो मैक्रोन कहाँ आए, हमारे इंडिया में आए थे। हमने इनवाइट तो जॉन बाइडेन को किया था, लेकिन जॉन बाइडेन ने हमारा इनविटेशन स्वीकार नहीं किया, वो यहाँ पर नहीं आए। तो हमारे यहाँ पर इनकी जगह पर हमने फ्रांस के प्रेसिडेंट को इन्विटेशन दिया। तो यहाँ पर फ्रांस के जो प्रेसिडेंट थे इमैनुअल मैक्रोन, वो 26 जनवरी को हमारे यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में प्रेजेंट हुए थे। 2023 की अगर आपसे बात की जाए, आपसे पूछा जा सकता है 2023 में कौन प्रेजेंट हुए थे, तो मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी भारत में आए थे। चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2023 टूर्नामेंट किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने जीता है, तो इनका नाम है डी गुकेश। इसके बाद अर्जुन सरगेसी हैं, उन्होंने सेकंड स्थान यहाँ पर प्राप्त किया है। अगर हम इंटरनेशनल चेस फेडरेशन की बात करते हैं तो इसकी स्थापना जो है 20 जुलाई 1924 को होती है। और अगर हम इसके हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर लुसाने स्विट्जरलैंड में है। अगर हम इसके टोटल मेंबर्स की बात कर लेते हैं तो 199 कंट्रीज जो हैं इसकी क्या है, सदस्य हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, 199 कंट्री क्या है, इसकी सदस्य है। भारत की 84वीं चेस ग्रैंड मास्टर कौन बनी है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आप डबल स्टार लगा लेना। तो 84 नंबर की चेस ग्रैंड मास्टर की बात करते हैं तो वैशाली रमेश बब्बू क्या बनी है, ये चेस ग्रैंड मास्टर बनी है, तमिलनाडु की रहने वाली है। नाम क्या है इनका, वैशाली है। पूर्व सेना प्रमुख एम नरवणे ने अपनी आत्मकथा का अनावरण किया है, तो इनकी आत्मकथा का नाम क्या है, 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है। आपसे ना इनकी बायोग्राफीज पूछी जा सकती है कई बार एग्जाम में, जो न्यू बायोग्राफीज होती हैं कि किसने कौन सी बुक लिखी है, किसकी कौन सी बायोग्राफीज हैं, वो आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर इसका नाम क्या है, 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी है। किसने लिखी है, पूर्व सेना अध्यक्ष थे ये, इनका नाम है एम नरवणे। इन्होंने अपनी आत्मकथा का अनावरण किया है। इसके बाद है सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध होने वाली पहली इकाई कौन सी है, तो सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध होने वाली पहली इकाई SGBS उन्नति फाउंडेशन है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। इसके बाद है मिस इंडिया USA 2023 कौन बनी है, तो ये आपको याद रखना है, इनका नाम है रिजुअल मैनी। ये मेडिकल स्टूडेंट रह चुकी हैं और ये क्या है, मिस इंडिया USA 2023 बनी है। बस एक बार ना इस क्वेश्चन को रीड कर लेना, बहुत ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना, स्नेहा नाम्बियार डिक्लेयर मिसेस इंडिया USA। तो मिसेस इंडिया बनी है स्नेहा नाम्बियार और मिस इंडिया USA 2023 कौन बनी है, रिजुअल मैनी बनी है। इसके बाद ये जो क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन से आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसको आप डबल स्टार लगा सकते हैं। और ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है किसको इंदिरा गांधी प्राइज 2023 से सम्मानित किया गया है, तो डैनियल बेरोनोबिम एंड अली अबू को ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, बेरोनोबिम एंड अली अबू को ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इंदिरा गांधी प्राइज 2023, अजीब अजीब से इनाम है इनके, एक अली है और एक डैनियल है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2023 के रूप में किसे नामित किया गया है, तो यूनाइटेड, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अमित पंघाल से रिलेटेड है, अमित पंघाल हमारे हरियाणा से बिलोंग करते हैं। तो यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2023 के रूप में अमित पंघाल को नामित किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, BCCI के किस पूर्व क्रिकेटर की जर्सी को रिटायर करने का फैसला लिया। रिटायर करने का मतलब एक तरीके से यहाँ पर इसको सम्मानित करना होता है क्रिकेट की भाषा में अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने MS धोनी की जो जर्सी है उसको रिटायर करने का फैसला किया है। और जर्सी नंबर अगर आपसे पूछा जाए तो जर्सी नंबर 7 है। इसके बाद है वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 26 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। इसकी घोषणा जो है ये हमारे PM मोदी जी के द्वारा की गई थी कि हम प्रत्येक 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाएंगे। यह उत्सव सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादे फतेह सिंह और जोरावर सिंह की शहादत को दिखाते हैं। ठीक है, उनको सम्मान देने के लिए इसे हम सेलिब्रेट करेंगे। इसके बाद है संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2024
COP29 कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो ये बाकू अजरबैजान में इसका आयोजन होगा, तो ये इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2024 COP29 की बात हो रही है। कोप का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। यहाँ पर अलग अलग सदस्य जो हैं वो शामिल होते हैं और क्लाइमेट को लेकर क्या करते हैं, इकट्ठे होकर ये क्लाइमेट से रिलेटेड बातें करते हैं कि हम आगे आने वाले समय में जलवायु में क्या क्या सुधार कर सकते हैं, कैसे ग्लोबल वार्मिंग ना हो, उसके लिए हम क्या क्या काम कर सकते हैं। यही COP29 है, इसमें कुछ सदस्य देश शामिल होते हैं। ठीक है, तो एक बार इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। 29 कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज इम्पोर्ट ग्लोबल इवेंट। ये क्या होता है? ग्लोबल इवेंट होता है वेयर नेशंस गैदर टू डिस्कस एंड स्ट्रेटेजी ऑन क्लाइमेट चेंज। जहाँ पर जो नेशंस हैं वो इकट्ठे होते हैं और डिस्कस करते हैं अपनी स्ट्रेटेजीज को क्लाइमेट चेंज के ऊपर। इसे हम अर्थ समिट के रूप में भी जानते हैं। ये रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील का एक शहर है, रियो डी जेनेरियो, वहाँ पर इसका सबसे पहली बार 1992 में आयोजन किया गया था। और तो इसे सबसे पहला क्या कहा गया? ये फर्स्ट कोप था, यानी कि पहली कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज थी 1992 में। अभी एट प्रेजेंट कौन सी पार्टी होने जा रही है? ये 29, और कहाँ पर होगी? बाकू अजरबैजान में। आई होप आपको समझ में आया होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये COP29 वाला, तो आप इसको डबल स्टार लगा लेना। इसके बाद ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये स्टैटिक जीके से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, बट इनको करंट के टॉपिक से ऐड करके पूछा जाएगा। तो आपको इन सब के बारे में बहुत ही अच्छे से पता होना चाहिए। आपको इन सबको भूलना नहीं है, पहली बात तो। ठीक है, 2023 में 33वें व्यास सम्मान से किस लेखक को सम्मानित किया गया? तो इनका नाम है पुष्पा भारती। ठीक है, तो 2023 का जो 33वां व्यास सम्मान है, आपसे पूछा जा सकता है वो किसे दिया गया है? तो ये व्यास सम्मान जो है ये लिटरेचर में दिया जाता है और बिरला फाउंडेशन के द्वारा इस पुरस्कार को दिया जाता है। तो ये मिला किसे है? पुष्पा भारती जी को मिला है। इनकी एक रचना थी यादें यादें और यादें, मतलब इन्होंने कुछ लिटरेचर या नॉवल से रिलेटेड कुछ लिखा होगा, इसीलिए इन्हें क्या मिला? ये पुरस्कार दिया गया। ठीक है, व्यास सम्मान इज अ लिटरेरी अवार्ड गिवन एवरी ईयर ऑफ गिवन बाय बिरला फाउंडेशन। तो व्यास सम्मान वैसे तो आपके प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। ये मैंने सारे के सारे जितने भी अवार्ड्स है ना, सारे स्टैटिक जीके में करा रखे हैं। जनरल अवेयरनेस एंड स्टैटिक जीके के नाम से एक फोल्डर मिलेगा, जिसने क्लासेस नहीं देखी हैं वो देख सकता है। तो व्यास सम्मान एक लिटरेरी अवार्ड है जो दिया जाता है प्रत्येक वर्ष, इसे बिरला फाउंडेशन के द्वारा। ठीक है, इसके बाद है वर्ल्ड एड्स 2023 कब मनाया गया? तो ये आपका 1 दिसंबर को मनाया गया था। थीम इसका था लेट कम्युनिटीज लीड। ठीक है, तो इसकी थीम रही थी। इसके बाद इसकी पूरी नाम की बात करें तो एक्वायर्ड अमीनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम इसका पूरा नाम है। प्रथम दिव्यांग खेल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये शीतल देवी ने जीता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन्हें सम्मानित भी किया गया है, आपने देखा होगा, इनकी वीडियो भी वायरल हुई थी। ये मतलब इनके जो हैंड्स है वो नहीं है, पैरों के साथ में ये निशानेबाजी करती हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तीरंदाजी करती हैं ये। इनके बारे में पढ़ाऊंगी जब मैं आपको पूरे के पूरे अवार्ड्स पढ़ाऊंगी। ठीक है, भाला फेंक खिलाड़ी सुमित अंतिल और तीरंदाज शीतल देवी बेस्ट मेल एंड फीमेल एथलीट अवार्ड इन्होंने जीता है। तो अभी राष्ट्रपति जी के द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से याद रखना है। शीतल देवी से रिलेटेड इनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है और इम्पोर्टेंट भी है ये। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला एयरपोर्ट फायर फाइटर कौन बनी है? तो दिशा नाइक भारत की पहली एयरपोर्ट फायर फाइटर बनी है। गोवा से बिलोंग करती हैं ये, इनका नाम है दिशा नाइक। इसके बाद वर्ल्ड मैथमेटिशियन डे कब मनाया जाता है? तो ये 22 दिसंबर को ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ श्रीनिवास रामानुजन। ये आप सभी जानते होंगे इनके बारे में बहुत। रामानुजन द ग्रेट मैथमेटिशियन थे। ये 26 जनवरी 2012 को भारत सरकार ने इसकी घोषणा की थी। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। इस बार जो मैथमेटिक्स डे है उसकी थीम की अगर हम बात करते हैं तो इसकी थीम रही है फैमिली एंड डेमोग्राफिक चेंज। ठीक है, तो ये इसकी थीम रही है वर्ल्ड मैथमेटिक्स डे की। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO ने कोरोना के किस नए स्ट्रेन को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट घोषित किया है? ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा JN.1। तो ये क्या है? नया स्ट्रेन है कोरोना का।
अगर हम WHO की बात करते हैं तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर भी आपसे पूछा जा सकता है, तो इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। अगर इसके एस्टेब्लिश्ड की बात करते हैं, इसकी स्थापना की बात करते हैं, तो 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। 7 अप्रैल को ही हम वर्ल्ड जो हेल्थ डे है उसे मनाते हैं। इसके बाद इसके डायरेक्टर की बात करते हैं तो डॉक्टर टेड्रोस इसके मतलब डायरेक्टर हैं। और अगर हम इंडिया में WHO के हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो ये आपके न्यू दिल्ली में है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोध गया में प्रथम इंटरनेशनल संघ फोरम का उद्घाटन किसने किया है? तो ये किया गया है दलाई लामा के द्वारा। इसके बाद पुस्तक सोल्ट एंड पेपर के लिए 6 नंबर का रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार किस लेखिका ने जीता है? तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप डबल स्टार भी लगा सकते हैं। तो पुस्तक सोल्ट एंड पेपर के लिए 6 रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार किस लेखिका ने जीता है? सुकृता पोल कुमार ने ये पुरस्कार जीता है। और कौन सी पुस्तक के लिए पुरस्कार जीता है? सोल्ट एंड पेपर के लिए। ठीक है, 6 नंबर का अवार्ड था, मतलब इनकी कुछ सिलेक्टेड पोएम्स थी जिसके लिए सुकृता पोल कुमार को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया और ये 6 नंबर का पुरस्कार था। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर लास्ट ईयर ये जो अवार्ड है ये जर्नलिस्ट ऑथर थे राजकमल झा, इनको ये पुरस्कार दिया गया था। इन्होंने अपनी नॉवल लिखी थी द सिटी एंड द सी, तो सिटी एंड सी के लिए इन्हें रविंद्रनाथ टैगोर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इस बार की बात करेंगे तो सुकृता पोल को इस बार रविंद्रनाथ टैगोर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है जो साहित्य में दिया जाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन को उसके किस अभूतपूर्व मिशन के लिए प्रतिष्ठित लीफ एरिक्सन लूनर प्राइज से सम्मानित किया गया? तो लूनर है तो लूनर आप समझ सकते हैं चंद्रयान से रिलेटेड होगा, चांद से रिलेटेड होगा। तो अगर हम लूनर की बात करते हैं तो यहाँ पर चंद्रयान 3 को यहाँ पर इससे सम्मानित किया गया है लीफ एरिक्सन लूनर प्राइज से। अगर यहाँ पर इसरो के एम्बेसडर बाल सुब्रमण्यम श्याम ने इस अवार्ड को प्राप्त किया है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको डबल स्टार लगा लीजिए, ये आपका बहुत जरूरी क्वेश्चन है। इसको एक बार हम रिपीट भी कर लेते हैं। यहाँ पर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन को उसके अभूतपूर्व मिशन के लिए प्रतिष्ठित लीफ एरिक्सन लूनर प्राइज से सम्मानित किया चंद्रयान 3 को। चंद्रयान 3 मून के साउथ पोल पर लैंड किया गया था। इसरो के एम्बेसडर बाल सुब्रमण्यम श्याम ने इस अवार्ड को प्राप्त किया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी आपको ये अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं ये सारे ही आपके एग्जाम से रिलेटेड रहने वाले हैं। जैसे कुछ स्पोर्ट्स वाले अवार्ड हैं वो भी आपके एग्जाम से रिलेटेड रहने वाले हैं, क्योंकि ये वाले जो क्वेश्चंस हैं वो आपके एग्जाम्स में पहले पूछे गए हैं तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। किस व्यक्ति को हिंदी भाषा में 2023 का साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया? तो इनका नाम है संजीव। अगर हम इनके उपन्यास की बात करते हैं तो इनके उपन्यास का नाम था मुझे पहचानो। अगर साहित्य अवार्ड की बात करते हैं तो साहित्य अकेडमी अवार्ड 20 दिसंबर 2023 को 24 भाषाओं के लेखकों को प्रदान किया गया, जिसमें से हिंदी भाषा का पुरस्कार किसने जीत लिया? संजीव कुमार ने जीता है। और इनका उपन्यास कौन सा था? मुझे पहचानो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 से किस खिलाड़ी को सम्मानित किया गया? इस पर भी डबल स्टार लगा लीजिएगा। इनका नाम है चिराग सेठी। और इसके साथ साथ यहाँ पर सात्विक सिराज रानिक रेड्डी को ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो चिराग सेठी और सात्विक से याद रख लीजिएगा। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 की बात करते हैं तो टेबल टेनिस के दिग्गज अंचिता शरद कमल को ये पुरस्कार दिया गया था। इसके बाद 1 जनवरी 2024 में किस राज्य में मिशन इन्वेस्टिगेशन @75 डेज लॉन्च किया गया है? तो ये बिहार में लॉन्च हुआ है। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड है, बस इसको एक बार रीड कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। जनवरी 2024 में प्रस्तावित क्वेड सम्मेलन में
क्वेड सम्मेलन को स्थगित कर दिया गया है। यह सम्मेलन किस शहर में प्रस्तावित था? अभी जनवरी 2024 में क्वेड का मीटिंग होनी थी, तो उसको क्या कर दिया गया, आगे के लिए क्या कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया। क्वेड में आपके 4 देश आते हैं जो इंडो पैसिफिक रीजन में जो भी मतलब ताकि कोई दूसरा देश वहां पर वर्चस्व ना स्थापित कर सके या चाइना वहां पर अपना अधिकार ना स्थापित कर सके, इसीलिए इसका गठन किया गया है। अगर हम क्वेड की बात करते हैं तो क्वेड के मेंबर्स में इंडिया आता है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है और यूएसए है। ये समिट जो है वॉज टू बी हेल्ड 27 जनवरी 2024 को आयोजित होनी थी, लेकिन अब ये आगे आयोजित होगी न्यू दिल्ली में। ठीक है, तो इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, बस इसको रीड कर लेना ये जो क्वेश्चन है। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश कौन सा बन गया है? तो म्यांमार जो है ना वो दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश बन गया है। आपको पता होगा म्यांमार में सेना का राज है, मतलब यहाँ पर जो सेना है वही शासन करती है। जैसे अब हमारा इंडिया है, इंडिया में मान लो सेना का शासन किस तरीके से होगा, जैसे हमारे यहाँ पर प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, उनको हटाकर यहाँ सेना कानून करने लग जाए, हर जगह आपको सेना ही सेना दिखाई देने लगे, तो वो क्या होता है, सेना का शासन होता है, जो कि आपको म्यांमार में देखने को मिलेगा। और यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में अफीम पैदा किया जाता है, अफीम की खेती की जाती है, इसीलिए क्या है, ये अफीम उत्पादक सबसे बड़ा देश बन गया है। इसके बाद एमपी, आपको पता है इलेक्शंस हुए थे तो एमपी के नए मुख्यमंत्री बने, ऐसे राजस्थान के नए मुख्यमंत्री बने हैं। तो एमपी के अगर हम नए मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो डॉक्टर मोहन यादव जो हैं यहाँ के 90th नंबर के नए क्या बने हैं, यहाँ पर सीएम बने हैं, और ये बीजेपी पार्टी यहाँ पर लीडिंग में रही थी। 1 नवंबर 1956 को यह एमपी के क्या मतलब यहाँ पर एमपी का गठन हुआ था, और एमपी के नए सीएम कौन बन गए, डॉक्टर मोहन यादव। राजस्थान की बात करते हैं तो डॉक्टर भगवत दयाल जी जो हैं वो भगवत दयाल नाम है उनका, भजन लाल नाम है उनका, तो भजन लाल क्या बने हैं, राजस्थान के सीएम बन चुके हैं। अगर एमपी की कैपिटल की बात करते हैं तो भोपाल एमपी की कैपिटल है, और गवर्नर की बात करते हैं तो मंगूबाई झंगनबाई पटेल जो है वो एमपी के गवर्नर हैं। ठीक है, तो आपको अपने एग्जाम में सभी स्टेट्स के सीएम और सभी स्टेट्स के गवर्नर, उनकी कैपिटल सारी बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। अगर इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार 2022 में महिलाओं के खिलाफ सर्वाधिक आपराधिक मामले किस शहर में दर्ज हुए हैं? तो सबसे ज्यादा आपराधिक मामले की बात की जाए तो नई दिल्ली में, या फिर दिल्ली कह सकते हैं, दिल्ली में सबसे ज्यादा क्राइम देखे गए हैं। और किसके खिलाफ क्राइम हुए हैं? ये सबसे ज्यादा आपराधिक यहाँ पर महिलाओं के लिए जो क्राइम वाले जो भी आपराधिक मामले हैं वो दर्ज किए गए हैं, कहाँ पर, दिल्ली में। ठीक है, सेकंड स्थान की बात करेंगे तो सेकंड स्थान पर मुंबई आता है। अगर मैक्सिमम मर्डर केस की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा मर्डर केस यूपी में देखे गए हैं। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। विश्व मानव अधिकार दिवस 2023, विश्व मानव अधिकार 2023 आपका मनाया जाता है 10 दिसंबर को, और मैंने आपको बताया था एड्स डे कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर को। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र ने 1950 में 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस बनाने के रूप में घोषित किया था, जिसका उद्देश्य विश्व भर के लोगों को मानव अधिकारों के महत्व के प्रति क्या करना है, जागरूक करना है। अगर हम इसकी थीम की बात करते हैं तो इसकी थीम रही है फ्रीडम, इक्वालिटी एंड जस्टिस। ठीक है, तो इसकी थीम क्या रही है, फ्रीडम रही है, इक्वालिटी रही है, एंड जस्टिस फॉर ऑल रही है, कि फ्रीडम होगी, इक्वालिटी होगी, और सबके लिए क्या होगा, जस्टिस होगा, न्याय होगा। तो 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया गया। FIH प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 किसे घोषित किया गया है? तो ये घोषित किया गया हार्दिक पांड्या को। ये इंडियन प्लेयर है, मेल है ये, और इस हार्दिक सिंह को, हार्दिक पांड्या नहीं है, हार्दिक सिंह है ये। इसके बाद जॉन डी वॉर्ड फीमेल है, ये नीदरलैंड की प्लेयर है, जिन्हें क्या घोषित किया गया, FIH प्लेयर घोषित किया गया है, हार्दिक सिंह और जॉन डी वॉर्ड को। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की बात कर लेते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ, ये जो है ना ये आपका हॉकी से रिलेटेड है, FIH। तो यहाँ पर ये 1924 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर लुसाने में है। इसके बाद सुशासन सप्ताह समारोह 2023 का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो ये नई दिल्ली में हुआ है, तो ये आपको याद रखना है। अटल बिहारी जी के
यहाँ पर 25 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, आपके गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका समारोह का आयोजन का उद्घाटन कहाँ पर किया गया, नई दिल्ली में किया गया। आईपीएल में सबसे महंगे भारतीय खिलाड़ी कौन थे, तो आईपीएल में सबसे महंगे खिलाड़ी हर्षल पटेल बने हैं। पंजाब किंग्स में पहले मतलब पंजाब किंग्स ने इनको 11.75 करोड़ रुपए में खरीद लिया था। इससे पहले ये रॉयल चैलेंजर्स जो भी टीम है इनकी आरसीबी, उसमें ये शामिल थे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस मनाया जाता है, तो इंटरनेशनल मानव एकता दिवस की बात करेंगे तो ये कब मनाया जाता है, 20 दिसंबर को मनाया जाता है। लेकिन अगर हम मानव अधिकार दिवस की बात करते हैं तो मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, अगर एड्स डे की बात करते हैं तो वो कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ये जितने डेज मैं आपको बताती जा रही हूँ, दिसंबर में ना आपको बहुत सारे डेज देखने को मिलेंगे, तो ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, ऐसे ही मैंने वीर बाल दिवस बताया था आपको 26 दिसंबर को, वो भी याद रखना है। बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2023 किसे दिया गया है, तो ये इंग्लैंड के गोलकीपर हैं जिनका नाम है मैरी आर्पस। तो मेरी आर्पस को क्या मिला है, बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार दिया गया है। प्रथम विश्व ओडिया भाषा सम्मेलन 2024 कहाँ पर आयोजित होगा, तो ये आपका इम्पोर्टेंट है। तो इसका आयोजन कहाँ पर हुआ, प्रथम विश्व ओडिया भाषा सम्मेलन 2024, तो ये भुवनेश्वर ओडिशा भुवनेश्वर में इसका आयोजन किया गया था। इस सम्मेलन के दौरान एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स और यूनिवर्सिटी, ये जितने भी संस्थान थे वो क्या करेंगे, इनका आयोजन करेंगे। यानी कि जो स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पर इसका आयोजन किया जाएगा। तो ये ओडिया भाषा को आगे बढ़ाने से रिलेटेड था, या ओडिया भाषा के मतलब एक तरीके से जैसे हमारी ये, वैसे भी आपको पता है ओडिया भाषा जो है ये हमारी मानक भाषाओं में भी शामिल है। भारत की अनुसूची जो हमारी 8वीं अनुसूची है उसमें हमारी जो 22 भाषाएं हैं उसमें से ओडिया भाषा का भी स्थान है। ठीक है, तो उसको आगे बढ़ाने के लिए इस कार्यक्रम को मतलब कार्यक्रम की शुरुआत की गई। जेल महानिदेशक कौन बने हैं, महेश्वर दयाल बने हैं। इसको बस एक बार आपको रीड करना है और ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2023 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस हवाई अड्डे को इंटरनेशनल अड्डे की मंजूरी दे दी है, तो ये इंपॉर्टेंट है आपका। ये मतलब इंटरनेशनल हवाई अड्डे की मंजूरी किसे दी है, सूरत एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट की क्या दे दी है, मंजूरी दे दी है। तो सूरत के एयरपोर्ट को क्या मिली है, यहाँ पर मंजूरी मिल चुकी है। भारतीय सशस्त्र बल में भारत की पहली महिला सहायक डी कैंप के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो इनका नाम है मनीषा पाठी। ठीक है, इसको भी बस रीड करना है। किस देश ने पहली बार अंडर 19 जीता है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। अंडर 19 का खिताब किस देश ने जीत लिया है, बांग्लादेश ने जीता है। अंडर 19 एशिया कप की अगर हम बात करते हैं तो इसका आयोजन जो है वो कहाँ पर हुआ है, यूएई में हुआ है। यूएई में हुआ है यानी कि यूनाइटेड अरब अमीराट्स में हुआ है। 8 से 17 दिसंबर तक इसका आयोजन हुआ था। अगर हम इसके चैंपियन की बात करते हैं तो बांग्लादेश चैंपियन रहा, और अगर हम सेकंड रनर अप की बात करते हैं तो यूएई क्या रहा है, यहाँ पर रनर अप यानी कि दूसरे स्थान पर रहा है। तो बांग्लादेश ने अंडर 19 एशिया कप क्या कर लिया, जीत लिया है, और ऐसा इन्होंने पहली बार किया है। आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं, अगर मैंने अभी आपको बताया था भारतीय खिलाड़ी की बात की थी। ठीक है, यहाँ पर ये पूरे वर्ल्ड के सबसे महंगे खिलाड़ी की बात कर रहा है। ये मतलब यहाँ पर इनका नाम है मिचेल स्टार्क, ये ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं। ठीक है, वो इंडिया के थे, ये कहाँ के हैं, ऑस्ट्रेलिया के हैं। वहाँ हमारे इंडियन क्रिकेटर्स की बात हो रही थी, यहाँ पर जो इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं उनकी बात हो रही है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया था जितने भी डेज हैं, जितनी भी थीम्स हैं, ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं, तो आपको अच्छे से याद रखनी है। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया गया, 24 दिसंबर को। इसे हम नेशनल कंज्यूमर्स राइट्स डे के रूप में भी मनाते हैं, जानते हैं। इसके बाद नेशनल फार्मर्स डे कब मनाया है, 23 दिसंबर को मनाया है। आपको पता होना चाहिए 23 दिसंबर को चौधरी चरण सिंह जी की बर्थ एनिवर्सरी होती है, और ये इंडिया के क्या हैं, 5th नंबर के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। आपको पता होना चाहिए इनके नाम पर यूपी में भी एक यूनिवर्सिटी है एग्रीकल्चर की, और हमारे हरियाणा में भी सबसे बड़ी, एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है इनके नाम पर।
तो इन्हीं के नाम पर हमने क्या, इन्हीं के बर्थ एनिवर्सरी पर हम क्या मनाते हैं, नेशनल फार्मर्स डे मनाते हैं। और हमने कब इसे सेलिब्रेट किया, 23 दिसंबर को मनाया है। अगर हम इसके थीम की बात कर लेते हैं तो इसका थीम है प्रोवाइडिंग स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर सस्टेनेबल फूड सिक्योरिटी एंड रिजिलेंस। ठीक है, तो ये क्या रहा, जो फार्मर डे है उसकी ये थीम रही थी, प्रोवाइडिंग स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर सस्टेनेबल फूड सिक्योरिटी एंड रेजिलेंस। मणिपुर में निमोनिया से निपटने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया, तो मणिपुर ने निमोनिया से निपटने के लिए सांस अभियान शुरू किया है। अगर आपसे सांस अभियान की पूरी फुल फॉर्म पूछी जाती है तो इसकी पूरी फुल फॉर्म होगी सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया। तो ये आपको याद रखना है, सांस की फुल फॉर्म क्या है, सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया। किस व्यक्ति को भूटान के नेशनल अवार्ड ऑफ मेरिट गोल्ड से सम्मानित किया गया है, तो इनके पहले तो आपको इनका नाम पता होना चाहिए, कौन से देश का अवार्ड है ये, भूटान का। नाम क्या है, नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड। किसे सम्मानित किया गया, डॉक्टर पूनम खेत्रपाल को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पहला विश्व बास्केटबॉल दिवस कब मनाया गया, तो ये मनाया गया है आपके 21 दिसंबर को। 23 दिसंबर को हमने क्या मनाया था, फार्मर डे मनाया। ठीक है, 24 दिसंबर को हमने क्या बनाया, कंज्यूमर डे मनाया है। तो ये सारे याद रखने हैं। खेलो इंडिया गेम्स 19 से 31 जनवरी 2024 तक किस राज्य में आयोजित किए जाएंगे, तो ये आयोजित होने वाले हैं तमिलनाडु में। अगर गेम्स की बात करते हैं तो तमिलनाडु के कौन से शहर में इसका आयोजन होगा, तो इसका आयोजन चेन्नई में होने वाला है, कोयम्बटूर में और मदुरई में। तो ये आपको याद रखने हैं। जैसे हमारे हरियाणा में भी ये आयोजित हुए थे, तो हरियाणा में जैसे अम्बाला में, पंचकुला में, अलग अलग जो हमारी डिस्ट्रिक्ट्स थी वहाँ पर इनका आयोजन किया गया था। वैसे ही तमिलनाडु के अलग अलग शहरों में इसका क्या होगा, आयोजन होने वाला है। और कब से कब तक होगा, 19 से 31 जनवरी 2024 तक। कहाँ पर होने वाला है, तमिलनाडु में। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीच में न्यूज़ में भी रहा था। किस यूनियन टेरिटरी ने आनंद विवाह एक्ट लागू किया है, ये सिखों का विवाह करने का वो मतलब विवाह पद्धति होती है, इसको हम आनंद कारज भी कहते हैं। तो इसके लिए ना एक्ट कहाँ पर लागू कर दिया गया, जम्मू कश्मीर में। क्योंकि जब जम्मू कश्मीर में धारा 370 थी तब तक यहाँ पर ये जो एक्ट था ये लागू नहीं था। ये 2012 में ये एक्ट पास हुआ था। ठीक है, और अब इसे जम्मू कश्मीर में भी लागू कर दिया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संसद ने 125 साल पुराने किस अधिनियम को बदलने के लिए विधेयक पारित किया, तो इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट को बदलने के लिए विधेयक पारित किया था। किस राज्य में इंटरनेशनल गीता महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। ये आप हरियाणा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद रख सकते हैं और वैसे भी ये नेशनल करंट अफेयर से याद रखेंगे, क्योंकि गीता जयंती जो होती है इसका बहुत बड़े स्तर पर आयोजन किया जाता है। तो ये आपका वैसे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। यहाँ पर जैसे आपके वाइस प्रेसिडेंट हैं वो प्रेजेंट रहते हैं, वो इसको इनोग्रेट करते हैं। तो ये आपके हरियाणा में हुआ था। ठीक है, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में प्रत्येक वर्ष गीता जयंती महोत्सव मनाया जाता है। वैसे ही इंटरनेशनल स्तर पर गीता जयंती समारोह अलग अलग देशों में भी आयोजित होता है। अगर हम इसके इनोग्रेशन की बात करते हैं या उद्घाटन की बात करते हैं तो इसका उद्घाटन किया गया था बाय वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ के द्वारा। इसकी थीम की अगर हम बात करते हैं तो इसकी थीम रही है वसुदेव कुटुंबकम, श्रीमद् भागवत गीता और वैश्विक एकता। ठीक है, तो ये इसकी थीम रही। अगर हम आसाम की बात करते हैं तो यहाँ पर आसाम जो है वो मेन पार्ट रहा था इस फेस्टिवल का। जैसे अलग अलग स्टेट्स होती हैं तो स्टेट्स आती हैं यहाँ पर, उनका अलग से जो पार्टिसिपेट करती हैं। तो इस बार पार्टिसिपेट मेन तरीके से किसने किया है, असम ने किया है। थीम आपसे जरूर पूछी जाएगी, जैसे रिपब्लिक डे की थीम है ये आपसे पूछी जा सकती है। ये मैं आपको कंप्लीट पढ़ाऊंगी तब मैं आपको उसमें बताऊंगी। तो आपको थीम्स पता होनी चाहिए, डेज पता होने चाहिए, करंट के जो इश्यूज हैं उनके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। इसके बाद है G20 इनिशिएटिव समिट में ग्लोबल आइकॉन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया, तो G20 इनिशिएटिव समिट में ग्लोबल आइकॉन अवार्ड से सम्मानित किया गया डॉक्टर श्रीनिवास धारावत को। ठीक है, इसके बाद है तीसरी बार मिस्र के राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब्दुल फतेह अल सीसी वापस से मिस्र के राष्ट्रपति बन गए हैं। मिस्र की कैपिटल की बात करते हैं तो कायरो यहाँ की कैपिटल है।
किस भारतीय ने अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन पर फतेह हासिल की है या चढ़ाई की है? तो इनका नाम है शेख हसन खान। ठीक है, तो किस भारतीय ने अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन पर सफल चढ़ाई की? तो शेख हसन खान ने। शेख हसन खान एक कर्मचारी हैं और केरल के रहने वाले हैं। 36 ईयर के हैं ये। इन्होंने अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन को फतेह किया है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम खेलो इंडिया पैरा गेम्स में किस राज्य ने सर्वाधिक पदक जीते हैं? तो ये पैरा गेम्स हुए थे, इसमें हरियाणा ने जो सबसे ज्यादा पदक जीत लिए हैं। आपको पता है हरियाणा वैसे भी खेलों में बहुत आगे रहता है। हरियाणा ने टोटल 40 गोल्ड मेडल जीते, 39 सिल्वर मेडल जीते हैं और 26 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। अगर हम सेकंड स्थान की बात करते हैं तो यूपी जो है वो दूसरे स्थान पर रहा है और यूपी ने 25 गोल्ड मेडल जीते हैं, 23 सिल्वर मेडल और इसके साथ साथ 14 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। थर्ड नंबर की अगर हम बात कर लेते हैं तो तीसरे स्थान पर तमिलनाडु रहा है। ठीक है, हो जाएगा इतना याद। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष को इंटरनेशनल कैमेलिडियस वर्ष घोषित किया गया है? तो आपको पता होना चाहिए पिछली बार जो था ना इंटरनेशनल ईयर वो माइलेट्स था। ठीक है, यानी कि जो मोटे अनाज हैं उनका साल था। इस बार क्या घोषित कर दिया गया? कैमेलिड्स ईयर घोषित किया गया। कैमेलिड्स एक टाइप के कैमल जैसे होते हैं और ये 99 अराउंड देशों में मिलते हैं। ठीक है, तो ये क्या कैमेलिड्स क्या है? टाइप ऑफ कैमल होते हैं। यूएन के द्वारा इंटरनेशनल कैमेलिड्स वर्ष 2024 को घोषित किया गया है। इसके बाद है, भारत का पहला शीतकालीन वैज्ञानिक अभियान किस शहर में शुरू हुआ है? तो ये शुरू हो गया है दिल्ली में। अगर हम इसके उद्देश्य की बात करते हैं तो नॉर्वे के स्वालबोर्ड में स्थित भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन हिमाद्री को पूरे साल संचालित रखना है। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है, दिवंगत वाइस एडमिरल बेनोय चौधरी की ओर से किस नौसेना प्रतिष्ठान को वीर चक्र प्राप्त हुआ है? तो दिवंगत वाइस एडमिरल बेनोय चौधरी की ओर से किस नौसेना प्रतिष्ठान को वीर चक्र प्राप्त हुआ? तो INS शिवाजी को। ये याद रखना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कुछ वन लीनियर क्वेश्चंस हैं, ये आपको याद रख लेने हैं ताकि आपके ध्यान में होना चाहिए। अगर मान लो इनमें से एग्जाम में आ जाता है तो आप ऑप्शंस देखकर इनको टिक कर पाए। अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ फाउंडेशन की सदस्य के रूप में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो इनका नाम है वीता दानी। WHO की रिपोर्ट के अनुसार किस देश में 10 लाख से भी अधिक बच्चे कुपोषण का शिकार हो रहे हैं? तो अफगानिस्तान में जो बच्चे हैं वो 10 लाख से अधिक ऐसे बच्चे हैं जो कुपोषण का शिकार हो रहे हैं। आपको पता है वहां पर वैसे भी बहुत भुखमरी है और जैसे डिजास्टर्स वगैरह भी आते रहते हैं और ऊपर से तालिबानी शासन है। तो इस तरीके से बच्चे जो हैं वो किसका शिकार हो रहे हैं? कुपोषण का शिकार हो रहे हैं, क्योंकि हेल्थ एक्टिविटीज जो हैं, खाना पीना जो है वो सब अच्छे से उनको प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है। दुनिया के पहले पोर्टेबल हॉस्पिटल आरोग्य मैत्री एंड क्यूब का अनावरण कहाँ किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार लगा लीजिएगा। इसका उद्घाटन किया गया है गुरुग्राम हरियाणा में। इसे प्रोजेक्ट भीष्म के तहत स्थापित किया गया। अब आप पूछेंगे भीष्म प्रोजेक्ट क्या है? तो इसका पूरा नाम है भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हिता एंड मैत्री। ठीक है, इसकी पूरी फॉर्म याद रखनी है। इसके तहत क्या स्थापित किया गया? स्वदेशी रूप से इसको क्या किया गया है? डिजाइन किया गया है। पोर्टेबल है ये, इसे आरोग्य मैत्री का नाम दिया गया है और इसके बॉक्स को मैत्री क्यूब का नाम दिया गया है। ठीक है, तभी मैंने आपको कहा था ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश 1 जनवरी 2024 से पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन OPEC समूह को छोड़ देगा? तो इसका नाम क्या है? अंगोला। सऊदी अरेबिया, कुवैत, वेनेजुएला, ईरान एंड इराक, इन सब ने मिलकर OPEC की स्थापना की थी और अंगोला जो है इसका सदस्य 2007 में बना, जो अब इसको क्या करने वाला है? छोड़ने वाला है। OPEC जो ये पेट्रोलियम वगैरह से रिलेटेड काम करते हैं, इन देशों में पेट्रोलियम सऊदी अरेबिया में आपको पता है ज्यादा पाया जाता है। किस राज्य में भारत की सबसे तेज और सौर इलेक्ट्रिक नाव बारकुड़ा लॉन्च की गई है? तो ये लॉन्च की गई है केरल में। ठीक है, तो ये नाव है और कैसी है? इलेक्ट्रिक नाव है। इसका नाम क्या है? बारकुड़ा। भारत की सबसे तेज चलने वाली इलेक्ट्रिक नाव है ये कहाँ पर लॉन्च हुई है? केरल में लॉन्च हुई है।
अब इसके बाद अगर हम गोवा मुक्ति दिवस की बात करते हैं तो गोवा मुक्ति दिवस जो है 19 दिसंबर को सेलिब्रेट किया गया, 19 दिसंबर को मनाया गया। इस दिन 1961 में गोवा को हमने पुर्तगालियों से आज़ाद करवा लिया था और 18 दिसंबर 1961 को ऑपरेशन विजय चलाया था गोवा को इनसे मतलब पुर्तगालियों से आज़ाद करवाने के लिए। तो ये 19 दिसंबर को हमारे गोवा को छोड़कर यहाँ से चले गए थे। किस देश के शासक शेख नवाफ अल अहमद अल सबा का 86 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो ये कुवैत है। कुवैत के शासक थे जिनका नाम था शेख नवाफ अल अहमद अल सबा। ठीक है, कुवैत की अगर हम राजधानी की बात करते हैं तो कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी है। अगर हम कुवैत की करेंसी की बात करते हैं तो कुवैत दिनार क्या है, यहाँ की करेंसी है। ठीक है, विजय हजारे ट्रॉफी 2023 से 24 किसने जीती है? तो हरियाणा ने विजय हजारे ट्रॉफी इस बार जीत ली है। राजकोट गुजरात के सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया, जहां पर हरियाणा ने राजस्थान को 30 रन से हराकर ये खिताब अपने नाम कर लिया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ के लिए चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई हैं? तो इनका नाम है उमा शेखर। ये इसका अगर आपसे पूरा नाम पूछा जाए तो इसका पूरा नाम होगा UNIDROIT। ठीक है, अगर इससे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर आपसे पूछा जाए तो ये हमारा यहाँ पर नहीं है, रोम इटली में इसका हेडक्वार्टर है। इसके पूरे मेंबर 65 कंट्रीज हैं। फॉर्मेशन 1926 में होता है। भारत ने स्वदेशी हाई स्पीड फ्लाइंग विंग मानव रहित वाहन UAV का सफल परीक्षण कहाँ पर किया है? तो इसका सफल परीक्षण किया गया है कर्नाटक में और इसको डिजाइन किया गया DRDO के द्वारा। भारत किस देश के साथ संयुक्त वित्त तंत्र की मदद से 2027 तक अपनी सड़कों पर 50,000 इलेक्ट्रिक बस चलाने का टारगेट रखा है इंडिया ने? तो ये अमेरिका के साथ मिलकर क्या करेगा, यहाँ पर वित्त जो भी पैसा होता है उसके थ्रू यहाँ पर इलेक्ट्रिक बसेस चलाई जाएंगी और इसकी मदद से 2027 तक ये डिमांड जो है हमारी पूरी रहने वाली है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिका। भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि मैंने आपको कहा था जितने भी डेज हैं वो सारे आपको अच्छे से याद रखने हैं, क्योंकि डेज में से क्वेश्चंस आते ही आते हैं और ये दिसंबर के डेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक जो माइनॉरिटीज़ हैं हमारे इंडिया में उनके अधिकारों का, उनके राइट्स का डे हम मनाते हैं 18 दिसंबर को। इस बार की अगर हम बात करते हैं थीम की, तो इस बार इसकी थीम रही थी सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। जो हमारे देश में अलग अलग प्रकार की विविधताएं हैं उसको हमें सेलिब्रेट करना है और उनको समावेशित करना है। तो हमने 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया है। शिक्षा के लिए प्रतिष्ठित रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री के न्यू होम पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका ये एजुकेशन में दिया जाता है ये पुरस्कार, और रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री के लिए न्यू होम पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया सविता लचको को। तो ये इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है ना। किसने मेड फॉर इंडिया का अनावरण किया? तो ये भावेश अग्रवाल ने मेड फॉर इंडिया का अनावरण किया है। पीएम मोदी ने किस शहर में काशी तमिल संगमम का दूसरा संस्करण लॉन्च किया? तो यहाँ पर ये काशी तमिल संगम, ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं क्या है, ये काशी तमिल संगम का दूसरा संस्करण लॉन्च होता है। तो ये कहाँ पर लॉन्च हो रहा है? वाराणसी में। ठीक है, वाराणसी आप सभी जानते हैं यूपी में है, और इसका उद्देश्य, इसी को हम बनारस के नाम से भी जानते हैं, इसका उद्देश्य जो रहा है वाराणसी और तमिलनाडु के बीच में जो कल्चरल एक्टिविटीज हैं, जो कल्चरल रिलेशनशिप्स हैं, उनको बढ़ावा देना है, ताकि एक दूसरे की संस्कृति को मतलब एक तरीके से सीख पाए या उसका सम्मान करें। भौगोलिक सूचना प्रणाली GIS एप्लीकेशन ग्राम मानचित्र किस मंत्रालय ने लॉन्च की है? तो ये लॉन्च की गई है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के द्वारा।
ग्राम पंचायत की इसका उद्देश्य जो है वो रहने वाला है कि हम ग्राम पंचायत की प्लानिंग में, सुविधा में ये क्या करेगा, जो भी ग्राम पंचायतें प्लानिंग्स करेंगी उनको ये सुविधा प्रदान करेगा और एक तरीके की राय देगा या हेल्प प्रोवाइडर का काम करने वाला है। तो ये एप्लीकेशन का नाम क्या है, GIS है, भौगोलिक सूचना प्रणाली, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सर्विस भी हम इसको कह सकते हैं। इसके बाद है डेक्कॉन बनने वाला पहली भारतीय कंपनी ब्रांड कौन सा बना है, तो ये IPL बन चुका है। डेक्कॉन का मतलब होता है ऐसी कंपनी जिनकी जो वैल्यू है वो $10 बिलियन तक हो चुकी है, ठीक है। तो ये डेक्कॉन बनने वाला पहला भारतीय ब्रांड कौन बन गया है, IPL बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल प्रवासी दिवस 18 दिसंबर को मनाया गया है, ठीक है। तो ये याद रख लेना है। संसद की सुरक्षा के चूक मामले में किसके नेतृत्व में जांच कमेटी बनाई गई थी, तो आपको पता है हमारी संसद में कुछ 2-4 लोग घुस गए थे और उसके जो भी मतलब उसकी जो चूक हुई उसकी सुरक्षा में वो कैसे हुई, तो उसके लिए कमेटी का गठन किया गया था। तो किसकी लीडरशिप में किया गया, अनीश दयाल सिंह की लीडरशिप में कमेटी का गठन किया गया। कौन सा देश वर्ष 2024 का AI बुद्धिमत्ता पर वैश्विक भागीदारी सम्मेलन का प्रमुख अध्यक्ष है, तो कौन है, इंडिया है। तो AI यानी कि जो आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उस पर वैश्विक भागीदारी सम्मेलन का प्रमुख अध्यक्ष इंडिया बना है। इनोग्रेट किसके द्वारा किया गया, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। GPAI इज एन अलायंस ऑफ 28 कंट्रीज, तो ये क्या है, 28 कंट्रीज का एक अलायंस है, ग्रुप है। इसके बाद किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े प्रायोगिक परमाणु फ्यूजन रिएक्टर JT60SA का अनावरण किया है, तो ये किया गया जापान के द्वारा। जापान ने यूरोपियन यूनियन के साथ मिलकर इसका अनावरण किया है। एक टाइप की बहुत बड़ी मशीन टाइप में रहने वाला है और ये परमाणु फ्यूजन रिएक्टर रहेगा। डिजिटल समाधान, ठीक है। इसके बाद है डिजिटल समाधान साझा करने के लिए भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी गई है, तो यहाँ पर ये डिजिटलाइजेशन के लिए भारत और तंजानिया ने आपस में एक एग्रीमेंट किया है। इसके बाद है किस देश ने सतत प्रबंधन के लिए वन प्रमाणन योजना शुरू की है, यानी कि फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन स्कीम को इंडिया ने स्टार्ट कर दिया है फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। इसके बाद है बाकू टू द फ्यूचर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। बाकू टू द फ्यूचर संयुक्त राष्ट्र जलवायु वार्ता 2024 ये कहाँ पर आयोजित होने वाली है, तो ये अजरबैजान में क्या होगी, इसका आयोजन होगा। इसका नाम क्या है, बाकू टू द फ्यूचर। वर्ष 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की जीत के उपलक्ष्य में विजय दिवस किस तारीख को मनाया गया है, तो 16 दिसंबर को ऑपरेशन विजय के रूप में मनाया गया। तो 1971 की बात है ये, ठीक है, जब भारत और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई हुई थी। तो हमने क्या मतलब यहाँ पर कौन सा ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन विजय। तो हम विजय दिवस कब मनाते हैं, 16 दिसंबर को। मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनका नाम है डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति। तो ये क्या बन चुकी है, मंगल ग्रह पर रोवर संचालित किया इन्होंने, तो इनका नाम क्या है, डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति है। मर्सर सर्वे की क्वालिटी ऑफ लिविंग सिटी इंडेक्स 2023 में कौन सा देश टॉप पर रहा है, तो इसका नाम है वियना। अगर हम सेकंड बात करते हैं तो सेकंड स्थान पर ज्यूरिक स्विट्जरलैंड का देश रहा है। अगर इंडिया की बेस्ट सिटी की बात करेंगे तो हमारे इंडिया की तरफ से हैदराबाद पहले स्थान पर है। अगर ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करते हैं तो 153 नंबर पर है। डेवलप्ड इंडिया एट द रेट 2047 वॉइस ऑफ द यूथ पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो ये लॉन्च किया गया आपके प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा। इसका पर्पज है कि कंट्री के जो यूथ है उसको क्या करना, इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व करना, डेवलपमेंट इंडिया में क्या करना है, इन्वॉल्व करना है। किस देश में त्रिवुल्लर को समर्पित मूर्ति का अनावरण किया गया, तो ये फ्रांस में किया गया है। पहले इंडियन आर्ट आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन बेनियल 2023 का उद्घाटन कहाँ हुआ है, कहाँ किया गया, तो ये दिल्ली में किया गया, ठीक है। पीएम मोदी जी के द्वारा इसका अनावरण किया गया, उद्घाटन किया गया है। भारतीय मूल के किस व्यक्ति को ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन का अध्यक्ष बनाया गया, तो इनका नाम क्या है, यहाँ पर
समीर शाह है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपका। भारतीय मूल के किस व्यक्ति को ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन का अध्यक्ष बनाया गया? तो ये बीबीसी के अध्यक्ष कौन बने हैं? समीर शाह बन चुके हैं। बीबीसी जो है, आपसे इसका हेडक्वार्टर पूछा जा सकता है, तो इसका हेडक्वार्टर लंदन में है। इसकी स्थापना 18 अक्टूबर 1922 को हुई थी। किस देश के एनजीओ को इंटरनेशनल लैंगिक समानता पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो ये एनजीओ है अफगानिस्तान का, जो ये लैंगिक समानता उसके लिए काम कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। विनबेक्स 2023 अभ्यास कौन से दो देशों के बीच में हुआ है? तो इंडिया और वियतनाम। विन से याद रख लेना वियतनाम, बाकी इंडिया, ठीक है। इसका जो आयोजन था वो हनोई वियतनाम में हुआ है और इस बार का ये आपका 4था एडिशन था। सियाचिन ग्लेशियर पर पहली जो फीमेल मेडिकल ऑफिसर हैं, इनके रूप में नियुक्त होने वाली प्रथम कौन बनी है महिला? कैप्टन फातिमा वासिम। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, न्यूज में भी रहा था, तो इसको डबल स्टार लगा लीजिएगा। इसके बाद है वर्ष 2023 में इटली के सर्वोच्च सम्मानों में द ऑर्डर ऑफ मेरिट से किस भारतीय अभिनेता को सम्मानित किया गया? तो इनका नाम है कबीर बेदी। किस देश ने दुनिया की सबसे गहरी अंडरग्राउंड लेबोरेटरी बनाई है? तो चाइना। ऐसे काम चाइना ही करता है, तो चाइना ने क्या किया है? अंडरग्राउंड लेबोरेटरी बनाई है, ठीक है। इसके बाद है ग्लोबल स्टार्टअप फंडिंग इंडेक्स 2023 में इंडिया की रैंकिंग 4थे स्थान पर रही। टॉप 3 कंट्रीज में अमेरिका, ब्रिटेन और चाइना रहा है। हम 4th स्थान पर रहे हैं। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की 5 फीट 11 इंच लंबी मोम की प्रतिमा का अनावरण जयपुर वैक्स म्यूजियम में किया गया। इसका जो वजन है वो 38 किलोग्राम है। इसरो के आदित्य L1 मिशन में लगे किस इमेजिंग टेलीस्कोप ने सूर्य की पहली फुल डिस्क तस्वीरें खींची हैं? तो सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप ने इसकी तस्वीरें खींची हैं, ठीक है। तो मिलेंगे। अब यहाँ तक आपकी जो क्लास है ना, ये ख़त्म हो चुकी है। दिसंबर का सारा करंट अफेयर मैंने जो इम्पोर्टेंट था वो आपको करा दिया है। इसके बाद मैं आपको जनवरी का करंट अफेयर भी पूरा कराऊंगी, बट उससे पहले मैं आपको कराने वाली हूँ कुछ टॉपिक्स कराऊंगी जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे मैंने आपको भी बताया, रिपब्लिक डे कराने वाली हूँ मैं, आपको अवार्ड्स कराने वाली हूँ, या कुछ और इम्पोर्टेंट जो भी रहा होगा जनवरी के मंथ में, जैसे बजट पास हुआ उसके बारे में बताऊंगी। तो वो सारा आप ध्यान से सुनिएगा, उसको मैं टॉपिक वाइज समझाने वाली हूँ, क्योंकि वो ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको आपको डिटेल से जानना जरूरी है, क्योंकि उनमें से कोई भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मिलेंगे अब हम हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। मैं ऐसी उम्मीद कर रही हूँ आपको एक क्लास समझ में आई होगी। आई नो ये क्लास थोड़ी लेंथी हो चुकी है, बट अगर 1 मंथ का करंट अफेयर है तो थोड़ी सी लेंथी तो रहेगी। तो ये आपकी एक टाइप से रिवीजन भी हो जाएगी। अगर आपने पहले कर रखा है, नहीं किया है, तो आपके यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो कवर हो जाएंगे। तो अब हम मिलने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक चैनल के साथ आप बने रहिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।